हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एंग्लो अफ़गान वॉर्स को शुरू करेंगे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ़गानिस्तान के बीच हुए। एंग्लो अफ़गान वॉर्स क्यों हुए ये समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी द ग्रेट गेम से, जो कि 19वीं सेंचुरी की दो सबसे बड़ी पावर्स के बीच हो रहा था। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ ब्रिटेन। सेंट्रल एशिया में किसका दबदबा होगा, इसको लेकर इन दोनों में जो राइवलरी चल रही थी उसी को द ग्रेट गेम कहा जाता है। और ये ग्रेट गेम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग तक चला। इस ग्रेट गेम के दौरान एक ऐसा समय आ गया था जब इन दोनों कॉलोनियल पावर्स के बीच बस अफगानिस्तान ही रह गया था और दोनों जी जान से लगे हुए थे कि अफगानिस्तान में भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में काम हो। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं कि आखिर सिचुएशन थी क्या। आप इस मैप में अफगानिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं और आपको पता ही है कि 1830s तक भारत ऑलमोस्ट पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। हालांकि नॉर्थ वेस्ट रीजन में सिंध और पंजाब अभी भी दो रीजन्स थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे। इस मैप में आप पर्शिया को भी देख सकते हो। अब हुआ क्या कि अर्ली 19वीं सेंचुरी में रशिया ने पर्शिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर लिया। उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली जिसका नाम था तुर्को-मंचाई, जिसके कारण पर्शिया के कई सारे बड़े हिस्सों पर अब रशिया का कंट्रोल हो गया था। इससे ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा क्योंकि वो रिवर यूफ्रेट्स के थ्रू इंडिया और ब्रिटेन के बीच एक नया रूट बनाने पर विचार कर रहे थे। बट अब इस एरिया में रशियन इन्फ्लुएंस होने के कारण ब्रिटेन का ये प्लान फेल हो गया था। एक्चुअली आपको पता ही है कि 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी के बाद यूरोप से इंडिया तक के लिए एक सी रूट मिल गया था, बट उससे भी बेहतर रूट की खोज लगातार चल रही थी। इस खोज का परिणाम ये निकला कि 1869 में स्विस कैनाल के थ्रू रूट खोज लिया गया था। तो स्विस कैनाल का रूट तो बनकर तैयार हुआ 1869 में, बट हम बात कर रहे हैं 1830s की। तो उस समय ब्रिटेन रिवर यूफ्रेट्स के थ्रू नए रूट को एक्सप्लोर कर रहा था, बट पर्शिया में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण ब्रिटेन के नए रूट खोजने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। और अब ब्रिटेन को ये भी डर लग रहा था कि कहीं पर्शिया के बाद यूएसएसआर अफगानिस्तान में ना घुस जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया ब्रिटेन से इंडिया छीनने की भी कोशिश करेगा। उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 में इंडिया आए थे। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि अफ़गानिस्तान में जो भी सरकार है वो हमारे कहने पर चले। अफ़गानिस्तान के आमिर उस समय थे दोस्त मोहम्मद। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद के साथ एक फ्रेंडली अलायंस बनाने की कोशिश की। दोस्त मोहम्मद भी इसके लिए राज़ी थे। उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि एक तरफ रशिया खड़ा था, पर्शिया के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह उन पर लगातार अटैक करते रहते थे और उनकी टेरिटरीज़ को कैप्चर करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाने के लिए तो तैयार था, बट एक कंडीशन पर। और कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे पेशावर वापस दिलाए, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 में कैप्चर कर लिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, जिसके हिसाब से वो सतलुज नदी के नॉर्थ में अपना एम्पायर जहाँ तक चाहें वहाँ तक एक्सपेंड कर सकते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह को पेशावर वापस करने के लिए कैसे कह सकती थी। तो दोस्त मोहम्मद और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई। ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसएसआर और पर्शिया की तरफ अपना रुख किया। सुनने में आया कि उसने यूएसएसआर के राजदूत का बहुत ही भव्य स्वागत किया था। लॉर्ड ऑकलैंड को जब इस बात का पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और उन्होंने तुरंत अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट कर दी। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसे ख़त्म कर दो। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार है। उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 में इंडिया आए थे। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि अफ़गानिस्तान में जो भी सरकार है वो हमारे कहने पर चले। अफ़गानिस्तान के आमिर उस समय थे दोस्त मोहम्मद। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद के साथ एक फ्रेंडली अलायंस बनाने की कोशिश की। दोस्त मोहम्मद भी इसके लिए राज़ी थे, बट उसकी एक कंडीशन थी और कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे पेशावर दिला दे, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 में कैप्चर कर लिया था। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह को पेशावर वापस करने के लिए नहीं कह सकती थी। तो इसी कारण की वजह से दोस्त मोहम्मद और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच की बातचीत फेल हो गई थी।
ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसएसआर और पर्शिया की तरफ अपना रुख किया। ऑकलैंड को ये बात ख़राब लगी क्योंकि उसको जिस बात का डर था वही होने जा रहा था। इसीलिए उसने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट कर दी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसे ख़त्म कर दो। बट अटैक करने का कोई कारण भी तो हो। वो ये तो नहीं कह सकता था कि हम इसलिए अटैक कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ हाथ मिला रहे हो। एटलीस्ट बताने के लिए कोई जेन्युइन रीज़न तो चाहिए ही था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की गद्दी का असली हकदार है शाह शुजा और उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक्चुअली शाह शुजा जो हैं वो 1803 से 1809 तक अफ़गानिस्तान का किंग था। बट 1809 में इसका तख्ता पलट कर दिया गया था और ये भागकर पहले पंजाब गए और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जी रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें पेंशन पर रखा था क्योंकि उनको यकीन था कि एक ना एक दिन ये काम ज़रूर आएगा और अब वो दिन आ गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन की। ये ट्रीटी 1838 में साइन की गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि तीनों मिलकर अफ़गानिस्तान पर अटैक करेंगे और दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का राजा बनाएंगे। और शाह शुजा राजा बनने के बाद अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिशर्स के कहने पर चलाएगा। इसके अलावा इंडस के राइट बैंक पर महाराजा रंजीत सिंह जो क्लेम कर रहे थे उसे भी शाह शुजा को मान लेना होगा और राजा बनने के बाद सिंध पर अफ़गानिस्तान के क्लेम को भी शाह शुजा छोड़ देंगे। यानी ये ट्रीटी इन तीनों के लिए फ़ायदेमंद थी। और इस ट्रीटी के तुरंत बाद अफ़गानिस्तान में अटैक कर दिया गया, जिसे हम अभी मैप के थ्रू समझेंगे। इस वॉर को फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर कहा गया और ये स्टार्ट हुआ था 1839 में और एंड हुआ था 1842 में। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल में दोस्त मोहम्मद पर अटैक करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड ऑकलैंड ने जो रास्ता चुना वो कुछ इस तरह था। अफ़गानिस्तान में एंट्री के लिए इन्होंने बोलन पास के थ्रू क्वेटा से एंट्री की थी। उसके बाद कंधार, फिर गजनी और अंत में काबुल को कैप्चर करना था। आप देख सकते हैं कि इस प्लान में अफ़गानिस्तान के साउथ से एंट्री हो रही है, यानी ब्रिटिश फ़ौज सिंध से होकर गुजरी है। ये अगर पंजाब से होकर गुजरते तो शायद काबुल जल्दी पहुंच सकते थे, बट महाराजा रंजीत सिंह ने साफ कह दिया था कि ब्रिटिश फोर्सेस पंजाब से एंटर नहीं करेंगी। यही कारण था कि इन्हें सिंध से होकर गुजरना पड़ा। अब यहाँ पर यह भी जान लेना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के राजा या अमीर जो हैं वो खुद के पास बहुत ज़्यादा फ़ौज नहीं रखते थे। अफ़गानिस्तान के अमीर फ़ौज के लिए अफ़गान ट्राइबल चीफ्स पर डिपेंड करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स और उनकी फ़ौज को कमांड करते थे। तो जब भी अफ़गानिस्तान के आमिर को फ़ौज की ज़रूरत होती थी तो इन ट्राइबल चीफ्स के थ्रू ही फ़ौज को इकट्ठा किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ से भी गुजरी उन्होंने इन ट्राइबल चीफ्स को ख़रीद लिया और इस तरह मार्च 1839 में क्वेटा को कैप्चर कर लिया, अप्रैल 1839 में कंधार को, जुलाई 1839 में गजनी को और अंत में अगस्त 1839 में काबुल को भी कैप्चर कर लिया। जब ट्राइबल चीफ्स ही दोस्त मोहम्मद के साथ नहीं थे तो क्या करता बेचारा, उसने सरेंडर कर दिया और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को अगस्त 1839 में अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद ब्रिटिश और सिख ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से वापस इंडिया आ गए, बट ब्रिटिश रेजिडेंट और कुछ ट्रूप्स को शाह शुजा के साथ ही छोड़ दिया। इन सोल्जर्स को पता था कि यहाँ लंबे समय तक रहना है तो इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ पर बुला लिया था। शाह शुजा एक क्रूर शासक था, इसीलिए अफ़गान लोगों को ना तो शाह शुजा का शासन पसंद आ रहा था और ना ही ये बात अच्छी लग रही थी कि ये अंग्रेज़ लोग यहाँ पर परमानेंटली रहने लग गए हैं। इनफैक्ट अफ़गान ट्राइबल चीफ्स को भी ये बात खटक रही थी कि शाह शुजा ब्रिटिश पपेट के रूप में काम कर रहा है। एक अफ़गान नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर सबके दिलों में उठी और वो ट्राइबल चीफ्स जिन्होंने खुद ब्रिटिशर्स से ब्राइब ली थी वो भी अब शाह शुजा को हटाने के लिए तैयार हो गए। और इसी कारण इन ट्राइबल चीफ्स ने ब्रिटिश खेमों पर अटैक कर दिया, ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया और साथ ही साथ बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार दिया। इस तरह का माहौल देखकर शाह शुजा यहाँ से भाग गया। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफ़गान ट्राइबल चीफ्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी और एग्री किया कि सभी ब्रिटिश सोल्जर्स अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे और साथ ही साथ वो वापस से दोस्त मोहम्मद को अफ़गानिस्तान का आमिर भी बना देंगे। तो इस तरह 1841 में इस ट्रीटी के बाद दोस्त मोहम्मद वापस से अफ़गानिस्तान का आमिर बना। बट इस पूरे कांड में लॉर्ड ऑकलैंड की बहुत ज़्यादा निंदा हुई। ब्रिटेन से ऑर्डर्स आए कि इसे वापस बुलाओ और नया गवर्नर इंडिया भेजो। इस तरह फरवरी 1841 में लॉर्ड ऑकलैंड को हटाकर लॉर्ड एलनब्रो को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड एलनब्रो को बेइज्जती का बदला तो लेना ही था। उसने 1842 में
फिर से अफगानिस्तान पर अटैक किया और सितंबर 1842 में काबुल को कैप्चर कर लिया। बट उसे पता था कि दोस्त मोहम्मद को हटाकर किसी और को अफगानिस्तान का आमिर बनाना अपनी गलती दोहराना होगा। इसीलिए उसने दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटाया नहीं, बल्कि उससे संधि कर ली और कहा कि आप ही अफगानिस्तान के आमिर बने रहिए, बट कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो। दोस्त मोहम्मद के लिए भी इसमें कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि इस संधि के बाद भी वो अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट रूलर बने रह सकते थे। तो आपने देखा कि जो सिचुएशन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से पहले थी, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन वॉर के एंड होने के बाद भी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वॉर में ऑलमोस्ट 3 साल वेस्ट किए, करोड़ों रुपए लगाए और हज़ारों सैनिकों को भी खो दिया। मिला कुछ नहीं और बेइज्जती अलग। जब 1858 में क्राउन ने टेक ओवर किया तो उसके बाद भी ये फ्रेंडली रिलेशंस ऐसे ही रहे। बट 1863 में दोस्त मोहम्मद मर गए और अफ़गानिस्तान में बड़ी दिक्कत हो गई। दोस्त मोहम्मद की 16 वाइफ्स थीं, 25 बेटियां और 27 बेटे। ऐसे में एक घमासान सा छिड़ गया कि अफ़गानिस्तान का आमिर अब कौन बनेगा। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इंडिया की कई सारे बड़े स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया था। तो यही वो मौका था जब वो अफ़गानिस्तान में भी इंटरफेयर करें और उसे कैप्चर कर लें। बट उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड लॉरेंस, जो 1864 से 1869 तक इंडिया के वाइसरॉय रहे, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को फॉलो किया। इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस ना करने का निर्णय लिया। उधर अफ़गानिस्तान में वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान हर हफ्ते तख्ते पलट हो रहे थे, एकदम इंस्टेबिलिटी का माहौल था। बट जो भी अफ़गानिस्तान का आमिर बनता, जॉन लॉरेंस उसी को एक्सेप्ट कर लेते और एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भिजवाते। तो इस तरह अल्टीमेटली वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हुआ और शेर अली अफ़गानिस्तान के आमिर बने। शेर अली को भी जॉन लॉरेंस ने अफ़गानिस्तान का आमिर स्वीकार किया और उसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस बनाए। बट सोचने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई करने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाने कैसे दी। तो इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में सबक मिल चुका था। उन्हें पता था कि अगर वो अफगानिस्तान में अपना आमिर बिठाएंगे या दोस्त अली के किसी भी एक बेटे को सपोर्ट करेंगे तो अफगानी ट्राइब्स फिर से बगावत कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि अब रशियन अटैक का भी खतरा टल चुका था, तो अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करने से उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं था। उनको तो बस चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे बने रहें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी 1864 से 1876 तक फॉलो की। यानी ये पॉलिसी सिर्फ जॉन लॉरेंस ने ही नहीं, बल्कि लॉर्ड मायो और उनके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी इसे फॉलो किया। और इसकी वजह ये थी कि इस पीरियड में इसके चांसेस बहुत कम थे कि रशिया अफगानिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस करेगा। बट 1878 में रशिया की तरफ से अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की पहल होती दिखी। हालांकि अफगानिस्तान के आमिर शेर अली इसके लिए तैयार नहीं थे। वो रशिया और ब्रिटेन दोनों के साथ दूरी बनाए रखना चाहते थे। बट इसके बावजूद अफगानिस्तान के आमिर की मर्जी के बिना 22 जुलाई 1878 में रशिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान में भेज दिया। शेर अली क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसे अल्टीमेटली इस डिप्लोमेटिक मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब ये बात लॉर्ड लिटन को पता चली, जो उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के बीच चली आ रही पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को उन्होंने हटाया और शेर अली के पास मैसेज किया कि हम भी अपना डिप्लोमेटिक मिशन काबुल में भेज रहे हैं। शेर अली ने बोला कि भाई मैं पहले से बोल चुका हूँ कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना ही नहीं है आप लोगों से, तो फिर बार बार इस डिप्लोमेसी की बात करते क्यों हो। शेर अली ने इसके साथ साथ वार्निंग भी दी और कहा कि अगर तुम्हारा कोई भी डिप्लोमेट अफगानिस्तान में घुसा तो जिंदा नहीं बचेगा। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान भेजा। बट शेर अली तैयार था। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक मिशन को खैबर पास में एंटर होने से ही रोक दिया और वापस लौटा दिया। और यही कारण बना सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का। ब्रिटिश फोर्सेस ने तुरंत अपना अटैक लॉन्च किया। शेर अली जानता था कि ब्रिटिश फोर्सेस का सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए मदद मांगने के लिए भागकर रशियन ज़ार के पास पहुंचा। रशियन ज़ार ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि देखो भाई, मदद तो नहीं कर पाएंगे, बट छोटा भाई समझकर एक एडवाइस देता हूँ। अगर हो सके तो ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दो, उनकी मांगे मान लो, शायद जिंदा छोड़ दें। इससे ज़्यादा हेल्प रशियन ज़ार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद शेर अली वापस अफ़गानिस्तान तो आया, बट कुछ ही समय में मर गया। और अब हालत ये थी कि मई 1879 तक अफ़गानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्ज़े में था।
ऐसे में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने शेर अली के बेटे याकूब खान को बुलाया और कहा कि देखो, आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, बट उनमें सिर्फ एक कमी थी, वो बात नहीं मानते थे। तुम चाहो तो हमारी बात मानकर अफगानिस्तान के आमिर बन सकते हो। याकूब खान ने कहा कि अंकल, करना क्या होगा, बस ये बताइए। इस तरह लॉर्ड लिटन ने याकूब खान से ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करवा ली। ट्रीटी ऑफ गंदमक के हिसाब से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करेगी। ब्रिटिश रेजिडेंट अब काबुल के दरबार में रहेगा और नज़र रखेगा कि अफगानिस्तान में कुछ भी ऐसा ना हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अनफेवरेबल हो, और इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट याकूब खान को एनुअली सब्सिडी देगी और अगर फ्यूचर में कोई भी फॉरेन एग्रेशन होता है तो उसमें मदद करेगी, ऐसा कहा गया। तो इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट और कुछ स्टाफ अब काबुल में आकर रहने लगे और बाकी की ब्रिटिश फोर्सेस वापस इंडिया लौट गए। बट जैसे ही ब्रिटिश फोर्सेस अफगानिस्तान से लौटी, वही हुआ जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान हुआ था। अफगान ट्राइबल चीफ्स ने रिवोल्ट कर दिया और इस हमले में ब्रिटिश रेजिडेंट, सारा स्टाफ और ब्रिटिश गार्ड्स भी मारे गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट था और यही रीज़न बना सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2-4 दिन के अंदर अंदर काबुल फिर से कैप्चर कर लिया। माना जा रहा था कि ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या के पीछे याकूब खान का हाथ है, तो उसे हटाकर अब्दुल रहमान को आमिर बनाया गया, जो कि शेर अली के नेफ्यू थे। उन्होंने ट्रीटी ऑफ गंदमक की शर्तों को मान लिया और इस तरह ट्रीटी ऑफ गंदमक की शर्तों के हिसाब से अब अफगानिस्तान ब्रिटेन और रशिया के बीच एक बफर स्टेट बन गया था। बट ये वो समय था जब पूरे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था और अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक क्लियर बॉर्डर ना होने की वजह से बॉर्डर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, और ख़ास करके उन एरियाज़ में जहाँ पे बलोच और पठान ट्राइब्स थे, और वैसे भी ये ट्राइब्स जो थे वो अफगानिस्तान के आमिर की ज़्यादा सुनते तो थे नहीं। तो इस बॉर्डर इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के आमिर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट को ड्यूरेंड एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई, जिसे ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। बट 1899 आते आते ये बात समझ आ गई थी कि ड्यूरेंड लाइन बनने के बाद भी ट्राइब्स के साथ जो बॉर्डर इश्यूज थे वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बलोच और पठान ट्राइब्स इस बाउंड्री लाइन को मानते ही नहीं थे। अब इस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इस एरिया में पीस मेंटेन करने की कोशिश की और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक नई प्रोविंस बनाई जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रखा गया।